नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। जी हां, आज हम बात करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की, जो 21 मई 2026 को आया। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण निर्णय की और दिलचस्प जजमेंट की, जिसने वसीयत विल से जुड़े कई बड़े कानूनी सवालों का जवाब दिया है। क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी और के नाम पर कर सकता है? यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी अन्य भारी व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर दी, तब क्या होगा? क्या ऐसी विल, ऐसी वसीयत अपने आप सस्पिशियस संदिग्ध मानी जाएगी सिर्फ इसी आधार पर कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर किसी भारी व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर दी है? क्या बिना रजिस्ट्रेशन वाली विल भी वैध होती है? अगर कोई कहे कि विल नकली है, वसीयत नकली है, तो उसको साबित कौन करेगा? और क्या केवल म्यूटेशन एंट्री से, यानी कि म्यूटेशन जो है आपका दाखिल खारिज में यदि नाम है, म्यूटेशन में आपका नाम हो गया है, तो क्या आपको मालिकाना हक मिलता है? आज इस वीडियो में हम इस पूरे केस का जो विश्लेषण करेंगे, उसमें इन्हीं सभी प्रश्नों को सरल हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास भी यही है कि सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा यह प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण यदि आपको पसंद आ रहा है, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जब सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब जो है सिर्फ सब्सक्राइबर को ही नोटिफिकेशन भेज रहा है, उनमें भी उनको भेज रहा है जिनके नोटिफिकेशन बेल ऑन है। बाकी कुछ वीडियो पता ही नहीं चल रही है कब वीडियो आ रही है, कब जा रही है। जो मैं कुछ हमारे मित्रों ने शिकायत भी की कि आपकी वीडियो नहीं आ पा रही है, तो मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं कि वीडियो तो हम प्रयास करें, हाँ बीच में अंतराल रहा, लेकिन समय समय पर डालने का प्रयास जारी है। उसके लिए सिर्फ ये निवेदन है कि यदि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कोई भी नई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच जाए। चलिए आज के इस केस को शुरुआत करते हैं। मामला था पार्वती नैराथी बनाम लक्ष्मी नैराथी का। इस केस के केंद्र में थे बी शीना नहरी। वे मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और काफी प्रतिष्ठित कंपनियों में काम कर चुके थे। उनके पास मुंबई में फ्लैट था और कर्नाटक के उडुपी इलाके में काफी कृषि भूमि थी और पारिवारिक भूमि भी, संपत्तियां भी थी, पुश्तैनी संपत्तियां भी थी। उनके परिवार में पत्नी, 5 बच्चे, 2 भाई और 2 बहनें थी। अब कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है 15 मई 1983 को, जब बी शीना नहरी ने अपनी आखिरी विल यानी वसीयत तैयार की, अंतिम वसीयत तैयार की, अंतिम इच्छा पत्र तैयार किया। इस इच्छा पत्र में उन्होंने अपनी विवादित संपत्तियां अपनी बहन लक्ष्मी नायर्थी के नाम कर दी। यानी जो भी अपनी संपत्तियां थी उन्होंने अपनी बहन के नाम कर दी और अपने बहनोई को दी हुई पावर अटॉर्नी भी रद्द कर दी। जो उन्होंने कभी बहनोई को पावर अटॉर्नी दी होगी तो पीओए भी रद्द कर दिया गया। और कुछ ही महीनों बाद 30 नवंबर 1983 को बी शीना नहरी जी का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने तहसीलदार के सामने आवेदन दिया और पति की संपत्ति अपने नाम म्यूटेशन करवा ली। चूंकि पति का देहांत हो गया तो विरासत के आधार पर पत्नी ने अपने नाम म्यूटेट करा लिया, म्यूटेशन में नाम दाखिल खारिज करवा दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यूटेशन सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम बदलवाने की प्रक्रिया होती है, सरल लॉ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में कह दिया है इस बात को, एक तो स्थापित विधि हो गई है, एक बिल्कुल। तो यह स्थापित विधि है कि
सेटल लॉ है कि म्यूटेशन सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम बदलवाने की प्रक्रिया होती है, उससे टाइटल नहीं मिलता, कोई मालिकाना हक नहीं मिलता, कोई स्वामित्व नहीं मिलता। लेकिन उस समय किसी ने विल को लेकर ज्यादा विवाद नहीं उठाया। फिर लगभग 7 साल बाद 1990 में लक्ष्मी नायर थी ने सिविल सूट दायर किया। उन्होंने कोर्ट से कहा मेरे भाई ने अपनी अंतिम वसीयत, अंतिम विल के जरिए सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी, इसलिए असली मालिक मैं हूं। भाई मेरे भाई ने मेरे नाम वसीयत कर दी, असली मालिक मैं हूं। उन्होंने कोर्ट से मांग की उन्हें संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए। डिक्लेरेशन सूट फाइल कर दिया, संपत्ति का मालिक घोषित करने की घोषणा का वैध दायर हो गया घोषणात्मक डिक्री के लिए। पहली मांग हुई मुझे संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए, दूसरी मुझे कब्जा दिलाया जाए, वापस दिलाया जाए, और तीसरी और बाकी लोगों को हस्तक्षेप से रोका जाए, यानी कि मुझे कब्जा दिलाया जाए, इन लोगों को रोका जाए कि मेरे शांतिपूर्ण अध्यासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों ने क्या कहा, इनकी पत्नी और बच्चे जो थे किनके, जिन्होंने वसीयत की थी, बी शीना नायर्थी जो थे, उन बी शीना नायरी के जो बच्चे थे दूसरी तरफ वो थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ये तो वसीयत ही नकली है, फर्जी है, वसीयत फर्जी है, भाई नकली है, सिग्नेचर फर्जी है। विल उनकी मृत्यु के बाद में बनाई गई है, यानी कि विल नकली है, सिग्नेचर फर्जी है, विल बाद में बनाई गई है, और मृतक ने तो कभी ऐसी विल बनाई ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतक के भाइयों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किया है और बहन को आगे कर दिया है। अब मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने दोनों पक्षों की एविडेंस देखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्लेंटिफ यानी लक्ष्मी नायर्थी ने एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में पेश किया। विल के जो 2 अटेस्टिंग विटनेस थे उनमें से एक को उन्होंने कोर्ट में पेश किया, उनका नाम था बी जगन्नाथा नायरी। उन्होंने साफ कहा कि विल मेरे सामने बनाई गई, यानी कि जिनके पक्ष में विल थी उन्होंने एक अटेस्टिंग विटनेस को पेश कर दिया। उन्होंने कहा विल तो मेरे सामने बनाई गई, मैंने खुद वसीयतकर्ता को साइन करते हुए देखा था और मैंने भी उनके सामने ही साइन किए थे। अब यहां कानून समझना भी बहुत जरूरी है। इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें क्या कहता है? इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 68 सेक्शन 68 कहती है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कानून के अनुसार अटेस्ट होना जरूरी है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा तो कानून के अनुसार अटेस्टेड होना जरूरी है। उसे साबित करने के लिए कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस का कोर्ट में आना जरूरी है, जो सत्यापित होना जरूरी है, और एक सत्यापित जिसने किया एक गवाह का विटनेस का कोर्ट में आना जरूरी है। यानी प्लेंटिफ ने जो प्लेंटिफ थी कानून की यह रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी। उन्होंने एक वसीयत का एक गवाह को पेश कर दिया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, पत्नी और बच्चे खुद विटनेस बॉक्स में आए ही नहीं। उन्होंने खुद कोर्ट का में आकर यह नहीं कहा कि सिग्नेचर नकली है। ये भी आपका जो दावा है, जो आप प्लेंटिव है, जिस दावे को आप प्रतिवादी है, जिसके आप जो डिफेंस अपनी लेकर आ रहे हैं कि वसीयत नकली है, फर्जी है, सिग्नेचर उनके नहीं है, तो आपको विटनेस बॉक्स में आके कहना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को पेश ही नहीं किया। उन्होंने फॉर्जरी साबित करने के लिए कोई एविडेंस, मजबूत एविडेंस नहीं दिया, सिर्फ आरोप लगाए। कोर्ट ने यह भी देखा कि जो सिग्नेचर पहले पावर अटॉर्नी में मौजूद थे उनकी तुलना विल के सिग्नेचर से की गई और दोनों काफी हद तक समान पाए गए। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने कहा विल जेन्युइन है, विल सही है, वसीयत सही है। ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया कि लक्ष्मी नायर्थी ही संपत्ति के वैध मालिक है, कब्जा उन्हें वापस दिया जाए और मींस प्रॉफिट यानी गलत कब्जे के दौरान हुए नुकसान का भी हिसाब लगाया जाए। इसके बाद मामला पहुंचा फर्स्ट अपीलाट कोर्ट गया, लेकिन वहां भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। कोर्ट ने कहा प्लेंटिफ ने समय पर अपने क्लेम अथॉरिटीज को बता दी थी, अटेस्टिंग विटनेस भरोसेमंद है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जरूरी नहीं होता, और डिफेंडेंट फौजदारी साबित करने में पूरी तरह असफल रहे।
फिर मामला पहुंचा कर्नाटक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा अगर पत्नी और बच्चों को सच में लगता था कि विल नकली है तो उन्हें खुद एविडेंस देना चाहिए था, लेकिन वे खुद विटनेस बॉक्स में आए ही नहीं, इसलिए कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनता। देखिए कई बार विटनेस बॉक्स में नहीं आना कितना घातक हो सकता है, यह जजमेंट यह भी दिखाता है। ट्रायल कोर्ट ने भी क्या कहा? ट्रायल कोर्ट ने कहा कि विटनेस बॉक्स में आना चाहिए था अपने केस को साबित करने के लिए। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपको ट्रायल कोर्ट में आना चाहिए था, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज करते कहा कि आपको विटनेस बॉक्स में आना चाहिए था। तो यदि आप कोई वकील नहीं है तब भी आपको जानकारी आपके लिए आवश्यक है, आप अधिवक्ता है तो यह ध्यान रखें कि जब भी आप अपने जो भी प्लीडिंग है उसको साबित करने के लिए जो प्लीड कर रहा है उसका विटनेस बॉक्स में आना बहुत जरूरी है अपनी प्लीडिंग्स को साबित करने के लिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पत्नी और बच्चों की तरफ से बड़े बड़े तर्क दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा पहला, विल को 7 साल बाद कोर्ट में लाया गया। एक जो महत्वपूर्ण जो उन्होंने कहा कि जो विल है, विल को 7 साल बाद कोर्ट में लाया गया। नेचुरल हेयर्स यानी पत्नी, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया मुद्दा, नेचुरल हेयर्स यानी पत्नी और बच्चों को बिना कारण संपत्ति से बाहर कर दिया गया। इनके वसीयत में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों पत्नी को नहीं दे रहा हूं, वो बच्चों को नहीं दे रहा हूं, यानी कि अपने नेचुरल जो हेयर्स हैं उनको संपत्ति से बाहर करने का कारण नहीं बताया गया। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट ये भी दिया कि विल तो रजिस्टर्ड ही नहीं थी। चौथा, सिग्नेचर संदिग्ध है, जब हस्ताक्षर संदिग्ध हैं थे तो। और पांचवा बताया कि अपीलान कोर्ट ने ऑर्डर 41 रूल 31 सीपीसी का पालन नहीं किया। फर्स्ट अपीलान कोर्ट ने ऑर्डर 41 रूल 31 सीपीसी का पालन नहीं किया। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट्स ने कहा हमने विल को कानून के अनुसार साबित कर दिया, अटेस्टिंग विटनेस पेश कर दिया। अब फॉर्जरी साबित करना डिफेंडेंट्स की जिम्मेदारी थी, यानी कि हमने अपना जो ओनर्स था उसको शिफ्ट कर दिया डिफेंडेंट्स के ऊपर। अब प्रतिवादी का जिम्मेदारी थी कि ओनर्स को अपना प्रूफ करे कि विल फर्जी थी, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट नहीं बुलाया, खुद गवाही नहीं दी, यानी कि उन्होंने एक्सपर्ट नहीं बुलाया, खुद गवाही नहीं दी और मजबूत एविडेंस पेश नहीं किया। यानी कि जो ओनर्स उनके ऊपर शिफ्ट हुआ था उस ओनर्स के लिए उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था, एक्सपर्ट नहीं बुलाया, खुद गवाही नहीं दी और कोई मजबूत एविडेंस भी पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल एनालिसिस किया उसमें निकल के आया कि विस्तार से बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि विल को वैलिड साबित करने के लिए क्या जरूरी होता है। कोर्ट ने कहा एक वसीयत, एक विल को साबित करने के लिए दिखाना जरूरी है कि वसीयतकर्ता ने खुद साइन किए हो, वह स्वस्थ मानसिक स्थिति में हो, यानी जब विल कर रहा हो तो वह स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, यह भी साबित करना चाहिए। और उसने अपनी मर्जी से विल बनाई और 2 गवाहों ने सही तरीके से अटेस्ट किया उसको। अब सबसे बड़ा सवाल और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि क्या पत्नी और बच्चों को प्रॉपर्टी से बाहर करना सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा सेफ नेचुरल हेयर्स को बाहर कर देना अपने आप में सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस नहीं होता, क्योंकि विल का उद्देश्य ही नॉर्मल सक्सेशन लाइन को बदलना होता है। भाई अगर नॉर्मल वालों को ही मिलना है, जो आपके नेचुरल हेयर्स को मिलना है, जो स्वाभाविक आपके उत्तराधिकारी को मिलना है, तो वसीयत की आवश्यकता ही क्यों है? वसीयत तो की ही तब जाएगी कि जिनको नॉर्मल लाइन जो है आपकी उनको नहीं देना है। तो इसीलिए इसका उद्देश्य वसीयत का यह होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को देना चाहता है तो कानून से यह अधिकार देता है, कानून से अधिकार देता है। और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आया, कोर्ट ने यह भी कहा कि विल में खुद लिखा था कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें पहले ही काफी संपत्ति दे चुका हूं। वसीयत में लिखा था कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं, मैंने काफी संपत्ति दे चुका हूं, जो विल की संपत्ति है बैंक को दे रहा हूं। इसलिए केवल एक्सक्लूजन के आधार पर विल को फेक नहीं कहा जा सकता। और एक महत्वपूर्ण बात जो और आई थी अनरजिस्टर्ड विल पर, क्या होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या बिना रजिस्ट्रेशन की विल इनवैलिड होती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, भारत में विल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, अनरजिस्टर्ड विल भी पूरी तरह वैलिड हो सकती है।
कोर्ट ने म्यूटेशन एंट्री पर भी बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा म्यूटेशन सिर्फ रेवेन्यू पर्पस के लिए होता है, इससे ओनरशिप तय नहीं होती है। उन्होंने कहा पहले सेटल लॉ है तो पूरा सुस्थापित विधि है, यानी सिर्फ नाम चढ़ जाने से कोई मालिक नहीं बनता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिसमें आई, एक एफिडेविट की चर्चा हुई। कुछ लोगों ने एफिडेविट देकर कहा था कि उन्होंने विल पर साइन नहीं किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ एफिडेविट अपने आप में एविडेंस नहीं होता, जब तक कोर्ट में जिन लोगों ने एफिडेविट दिया उनका क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो जाए, उनके तो जेरा ना हो जाए, उनकी भर्ती परीक्षा ना हो जाए, तब तक एफिडेविट की बहुत सीमित वैल्यू होती है। और इस पूरे केस की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, पत्नी और बच्चों का खुद विटनेस बॉक्स में नहीं आना, सबसे बड़ी कमजोरी इस केस में साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप किसी विल को फेक कह रहे हैं तो आपको खुद कोर्ट में आकर एविडेंस देना चाहिए, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा विल वैध है, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुई थी, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस साबित नहीं हुए और निचली अदालतों के फैसले सही थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। दोस्तों, इस जजमेंट से कई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सीखने को मिलते हैं। पहला, अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड होती है। दूसरा, नेचुरल हेयर्स को बाहर करना अपने आप में इलीगल नहीं है। तीसरा, म्यूटेशन ओनरशिप तय नहीं करती। चौथा, फॉर्जरी का आरोप लगाने वाले को प्रूफ देना होता है। और पांचवा, टेस्टिंग विटनेस विल केसेस में बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको हमारी डिटेल लीगल एनालिसिस पसंद आया हो, हमारा हिंदी सरल भाषा में विश्लेषण पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अंत में सिर्फ हर वीडियो के अंत में करते हैं कि जब तक इसका साइटेशन हम आपको पूरा नहीं बताएंगे तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो इसका हर वीडियो के अंत में हम साइटेशन बताते हैं, हर वीडियो के अंत में साइटेशन बताते हैं। तो आज भी इस वीडियो के अंत में भी साइटेशन बता रहे हैं हम आपको। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे साइटेशन आ गया है। इसका जो साइटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील एडजुडिकेशन, सिविल अपील नंबर 6859 of 2014 arising out of SLP civil number 12822 of 2013, पार्वती नैराथी एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नैराथी थ्रू एरर्स एंड अदर्स। और इसकी डेट भी देख लेते हैं और एक काम करते हैं, क्यूआर कोड से भी इसका देख लेंगे। इसके बाद पहले डेट देखते हैं, जजमेंट की डेट क्या है। इसकी देखिए डेट जो आ रही है वो आ रही है न्यू दिल्ली 21 मई 2026, 21 मई 2026 का जजमेंट है। जस्टिस उज्जवल भुवन और जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस उज्जवल भुवन और जस्टिस विजय बिश्नोई जी का जजमेंट है। और देखिए इसका क्यूआर कोड भी देख लेते हैं। इसका क्यूआर कोड स्क्रीन पे लगा दिया है, 2026 INSC 521, 2026 INSC 521 इसका क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड से भी जजमेंट मिल जाएगा। आज हमने चर्चा की एक महत्वपूर्ण निर्णय की। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित होगा। तब तक अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आज्ञा दें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।